नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। लेकिन इससे पहले कि हम उस कंपनी की बातचीत करें जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर नजर। मार्च सीरीज एक्सपायरी के दिन बेहद सीमित दायरे में बाजार, निफ्टी में 100 और निफ्टी बैंक में 300 अंकों का लिमिटेड दायरा। लेकिन मिड कैप इंडेक्स में दिख रहा है हल्का सा जोश। मार्च सीरीज में मेटल, आईटी, एनर्जी, फार्मा और रियल एस्टेट शेयरों का बोलबाला रहा। इस वित्त वर्ष में बाजार ने निवेशकों को किया मालामाल। पूरे साल में निफ्टी में मिले 19% के दमदार रिटर्न। तेल गैस सेक्टर बना सबसे ज्यादा पैसा, सेक्टर 62% दौड़ा। मेटल में पूरे साल में 29% की रैली। हेल्थ केयर और फार्मा शेयरों में निवेशकों के हाथ जले। एचयूएल के प्रोडक्ट हुए महंगे। कंपनी ने साबुन, डिटर्जेंट के दाम 3 से 5% तक बढ़ाए। कंज्यूमर वॉल्यूम पर बढ़ती महंगाई का दिया हवाला। सर्फ एक्सेल, क्विक वॉश और व्हील पाउडर जैसे साबुन महंगे हुए। 5 साल में हिंडाल्को क्षमता विस्तार पर करेगी $8 अरब का खर्च। सब्सिडरी नोवेलिस और कंपनी आधा आधा बांटेंगे खर्च। भारत में कंपनी करीब $3.5 अरब का निवेश करेगी। खबर के बाद शेयर में 4% की वीकनेस। और रूस और भारत को सस्ते में क्रूड देने का ऑफर दिया। $35 तक का मिल सकता है डिस्काउंट। आज रूसी विदेश मंत्री के भारत दौरे के दौरान तेल खरीद और रुपए डॉलर कारोबार पे हो सकती बातचीत। इसको रूबल से रिप्लेस करने की तैयारी। बाजार इस वक्त बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। रादर ये कहूं कि 10 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गया है। 17,486, 17,500 का बहुत ही जो महत्वपूर्ण स्तर था उससे हल्का सा नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि बार बार ऊपर जाने की संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 500 को होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है यहाँ पे। हालांकि बैंक निफ्टी मामूली बढ़त के साथ करीब 70-75 पॉइंट की बढ़त के साथ 36,400 के ऊपर टिकने में कामयाब होता दिख रहा है। मिड कैप में 100 पॉइंट की तेजी है, लेकिन शुरुआत की जो बढ़त बनी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो धीरे धीरे दिन के दौरान फिसल हुई। हालांकि शुरुआत का मतलब कह सकते हैं आपकी 11 से 1 बजे तक का जो समय था उसमें मार्केट थोड़ा सा ठहराव की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब फिर से नीचे की तरफ रुझान बनता हुआ दिख रहा है। कमजोरी आती हुई दिख रही है। और जो सबसे ज़्यादा स्टॉक में वीकनेस है, जैसा हमने चर्चा की, हिंडाल्को में 4.5% की वीकनेस आ गई है। फार्मा स्टॉक्स में डिवीज़ और सिप्ला में काफ़ी कमजोरी है। और मार्केट को जो अब तक सबसे ज़्यादा सपोर्ट दे रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे भी 1% से ज़्यादा की वीकनेस है। पिछली जो 2-3 दिनों की रैली हुई उसमें रिलायंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, सबसे ज़्यादा उसने संभाला था, लेकिन आज वहाँ पे दबाव बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक वीकनेस के साथ वहाँ पे कामकाज करता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर्स पर नजर डालें तो सबसे वहाँ का लीडिंग स्टॉक टाटा कम्युनिकेशंस है। 6% की मजबूती वहाँ पे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक्स में भी अच्छे कामकाज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बड़े स्टॉक्स दिग्गजों की तरफ से थोड़ी सी इसमें बिकवाली और दबाव का माहौल बन रहा है। गाबा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रकाश गाबा जी। गाबा सर, मार्केट थोड़ा अब रेड निशान की तरफ बढ़ चला है, तो एक्सपायरी का असर माने इसे या कोई और ट्रेंड रिवर्सल है? नहीं, ट्रेंड रिवर्सल तो फिलहाल नहीं कह सकते। गुड आफ्टरनून टू यू। क्योंकि एक्सपायरी का रिलेटेड हो सकता है 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज है, 17,500 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। और निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पर भी तो रेसिस्टेंस है ना, करीब 36,500 के आसपास। तो वहीं के इर्द गिर्द चल रहा है, क्योंकि ये कुल कॉल्स एंड पुट्स यहाँ पर प्ले कर देते हैं और उसको आने नहीं देते। हाँ, इसके ऊपर अगर रेसिस्टेंस के ऊपर अगर ट्रेड करता है आधा 1 घंटा, तो फिर शॉर्ट कवरिंग और बढ़ सकती है। क्या वो होगी? कहना मुश्किल है, फिलहाल तो नहीं लगता। तो क्या करना क्या है इस निफ्टी में? छोड़ दें क्या अभी? बिल्कुल 100% छोड़ देना चाहिए। देखिए, एक रूल होता है ट्रेडिंग में, आई वॉन्ट माई ट्रेड माई वे और आई डोंट वॉन्ट द ट्रेड। हम सिर्फ अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हैं, किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो ट्रेड नहीं बनता। तो ट्रेड बनता कहाँ पे सर, फिर वो बताइए। हाँ, ट्रेड कहाँ पर बनता है वो थोड़ा दिक्कत का सवाल है। 1-2 हिसाब लगते हैं, जैसे कि मुझे अच्छा लगता था, शायद कह सकते हैं HAL बहुत बढ़िया आपको लगता है मुझे। मुझे लगता है 1500 की तरफ जाएगा, 1440 का स्टॉप लगा अगर चले तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। ये जबरदस्ती का सौदा नहीं होना चाहिए, बस इतना कह सकता हूँ। गोदरेज कंज्यूमर भी दूसरा स्टॉक है, यहाँ पर भी एक पॉसिबल है कि अपमूव का टारगेट 735, स्टॉप लॉस 735 का लगाए और एक बार 750 पार कर लेगा तो शायद 760 भी 70 भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इतनी क्लियरिटी नहीं है जितने की HAL पर है।
कहा सर HUL में लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो चार्ट उसके तो 4 रुपए सर्फ के दाम भी बढ़ा दिए और लक्स के भी बढ़ा दिए। अब इसका इफेक्ट तो होगा ही होगा। मुझे HUL का चार्ट लगता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस में बॉटम आउट हो चुका। 1950 में जो बॉटम देखा है, यहां पर ये ब्रीच नहीं होगा। अपमूव मिलेगा यहाँ पर, कहां तक जाएगा थोड़ा वक्त दीजिए। मुझे 2200 नजर आता है। अपडेट करा है 2038 में। पहला टारगेट रहेगा 2100, आहिस्ता आहिस्ता जाकर जाकर लेकिन 2200 जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। इसमें अब जो भी कोई डिप्स मिलेगी वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पर। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो आज एक नए हाई की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तो सर गावा डेल्टा कॉप देखिए आज न्यू 52 वीक हाई की तरफ बढ़ चला है। इसमें क्या ट्रेड बनता है? गुजरात अल्कलीज भी उसी हाई की तरफ बढ़ चला है। KEI इंडस्ट्रीज में वैसी देखने की स्थिति मिल रही है और JSW स्टील में भी। तो पहले तो डेल्टा कॉप में बताइए, ये हाई बना रहा है, यहाँ पे ट्रेड बनता है क्या? बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है डेल्टा कॉप में, करीब 290 में और करीब 260 में। उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। तो अब यहाँ पर लगता है 300 तो पार हो गया, 334 पर ट्रेड करा है। अब 350, 360, 370 की तरफ है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन शॉर्ट टर्म में 320 के आसपास है। तो मेरे ख्याल से इससे बाय डेल्टा कॉप बढ़िया स्टॉक लगता है मुझे। गुजरात एल्कली ये पर यहाँ पर भी अच्छा मूव है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद हाई टाइम फ्रेम बेसिस में करीब 850 के बाद मिला है। इसका वक्त दीजिए, ये जाएगा 1000 की तरफ, मैटर ऑफ टाइम। अब शॉर्ट टर्म में किसी को लेना है तो 850 का स्टॉप लगाइए और मेरे ख्याल से ले सकते हैं 1000 टारगेट के लिए। गाबा सर, हिंडाल्को में आज भी गिरावट देखने को मिल रही है 4-4.5% की। कल भी ये गिरा था, तो खबरें थी बहुत सारी कि एल्युमिनियम के प्राइसेस नीचे आए हैं तो उसकी वजह से एक असर हो सकता है। अब कंपनी ने अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान सामने रखा है तो उसको भी लोग जोड़ के देख रहे हैं। चार्ट पे क्या इशारा मिल रहा है हिंडाल्को के लिए? 560 से हिंडाल्को अपमूव मिला। जो अपमूव मिला वो करीब मिला था मेरे ख्याल से 700 तक, 650 तक। वो अपमूव 550 से 760 से, वो अपमूव में थोड़ा ताकत नहीं थी, मोमेंटम लैकिंग था। उसके बाद हमने गिरावट देखी। मुझे लगता है गिरावट थोड़ी बढ़ सकती है। पॉसिबल के लोअर देखे, लेवल देखे। पहला टारगेट रहेगा 550, फिर शायद 500 भी देख सकते हैं हिंडाल्को में। 500 भी हिंडाल्को में देख सकते हैं, थोड़ा प्रेशर पर रहेगा। चलिए आज बात करते हैं जिस कंपनी से, उसका नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। एक टेक्सटाइल कंपनी है, एक्सपोर्ट करती है और ग्लोबल मार्केट में तगड़ा इनका बिजनेस है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के MD शिवा गणपति जी। शिवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, इस वक्त अगर हम लोग बातचीत करें तो थोड़ा बिजनेस आउटलुक समझने की कोशिश करते हैं आपसे। कॉटन के प्राइसेस ग्लोबली और इंडिया में बहुत ऊपर चले गए, 10 साल के डिकेडल हाइस पे हैं। क्या इम्पैक्ट आ रहा है इसका? इसका कॉटन का प्राइस ऊपर जाने से दो इम्पैक्ट है। एक तो कॉटन फैब्रिक जो हम खरीदते हैं, हम कॉटन नहीं खरीदते हैं, हम यार्न भी नहीं खरीदते हैं, हम खाली फैब्रिक लेते हैं क्योंकि हम गारमेंटर हैं। हम कपड़े को गारमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो इंक्रीज इन कॉटन प्राइस हैज रिजल्टेड इन कॉटन फैब्रिक प्राइसेस गोइंग अप बाय 10 to 15%। तो हमारा इम्पैक्ट 10 से 15% है, नॉट द फुल कॉटन प्राइस इंक्रीज। दैट्स पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, व्हेन एक फाइबर का जब प्राइस बढ़ता है तो मिक्स में, जो अल्टीमेटली अपैरल का जो मिक्स में फाइबर सब्स्टिट्यूशन होने लगता है, जैसे कॉटन विस्कोस ब्लेंडिंग हो जाता है, so on and so forth, so that overall the cost can be managed. Having said all of that, इसका definitely raw material price impact will have an impact on the price at which we can sell the garments. So my cost has gone up. I will push it back to the customers to see if they can bear the incremental price. Mostly we are able to do that, but to a smaller extent we have to absorb. तो इसका एक थोड़ा सा impact आएगा margin पे। अगर ये समझने की कोशिश करूं गणपति साहब कि आपकी कॉस्ट बढ़ी है, आप कुछ ब्लेंडिंग कर लेते हैं मान लीजिए विस्कोस के साथ, कॉटन के साथ, लेकिन विस्कोस भी एक ऐसा रॉ मटेरियल जिसकी कीमतें भी ऊपर गई हैं, तो कितनी कॉस्ट आपकी बढ़ी है? एवरेज वॉलपॉक नंबर अगर आप दें कि हमारी इतनी % कॉस्ट बढ़ गई और इतनी हम पास ऑन कर पाएंगे मैक्सिमम। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल 2% का 2% ऑफ रेवेन्यू इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस कॉस्ट इंक्रीज। इसमें एटलीस्ट 1% हम 1-1.5% हम ट्राई करेंगे पुश करने के लिए कस्टमर्स की तरफ। 1% तक आप कॉस्ट पुश करेंगे और 1% आप बेयर करेंगे। और दूसरा सर ये बताइए कि चूंकि आपका एक्सपोर्ट जो है दुनिया के अलग अलग देशों में है और बहुत बड़े तादाद में कुछ देश ऐसे हैं जहां पे इस समय बड़ी दिक्कत चल रही है, खासतौर पर मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, रशिया की बात कर रहा हूँ।
वहां से किस तरीके का इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है? सी यूरोप, हमारा 9% ऑफ आउटपुट गोज टू यूरोप. सो यूरोप में हमारा एक्सपोजर हमने काफी कम रखे हैं बिकॉज फॉर वेरियस रीजंस. सो हाउएवर यूरोपियन डिमांड इज गोइंग टू बी सॉफ्ट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि यूरोप में इवन दो सैंक्शंस आर ऑन रशिया, यूरोपियन मार्केट विल आल्सो बी वेरी सॉफ्ट बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन देयर. Why Europe, even US, which is a large market for us, will see a huge inflationary trend going forward. Oil prices are up at an all-time high. Though even though of late it has fallen, US inflation is high. US interest rate is going up. So US में भी inflationary impact आने वाला है. So between US and Europe, दोनों मिला के, it's a very substantial chunk of the overall market. So there is going to be a demand softening in the short term. When I say short term, say about 1 year. So we have to be aware of that and address the market accordingly. Plus you have the raw material price. So overall, all of these are at play as we speak. But long-term secular trend देखेंगे तो, that is the story is very, very strong for India. Simply because जो चाइना से जो प्रोडक्शन मूव हो रहा है वो तो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि चाइना में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी वेरी हाई एंड दैट हैज टू फाइंड इट्स वे बैक टू इंडिया, बांग्लादेश एंड ऑल दीज अदर कंट्रीज व्हिच आर कंपीटिंग विद चाइना. सो लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड इज वेरी स्ट्रांग. शॉर्ट टर्म में बिकॉज ऑफ the economic impact in Europe and even US, there may be some degree of demand pushback which can be expected. सर, जो आपने कहा कि बहुत सारा जो डिमांड है वो चाइना का या दूसरी जगहों से हम उसको ले पा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एक ये जनरल क्रिटिसिज्म किया जाता है कि बहुत सारा जो डिमांड है, बहुत सारी जो सर्ज है वो बांग्लादेश की तरफ या वियतनाम की तरफ शिफ्ट हो जाती है. कितना हम लोग उसको कैटर कर पाते हैं? हम भी काफी हद तक हम भी कैटर करते हैं. हमारे पास काफी ऑर्डर्स है जो चाइना से इंडिया आया हुआ है. सो ये कोई इतना इश्यू नहीं है. सो इंडिया विल हैव टू एब्सॉर्ब. Vietnam has got its own limitations because cost of labor in Vietnam is also very very high. And Vietnam में भी काफी कोविड चलते हुए, ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते हुए काफी लॉकडाउन्स वगैरह होने के कारण वहां भी सप्लाई थोड़ा इरेटिक है. So China is erratic because of again COVID lockdowns. Vietnam has some problems. Ultimately, for a stable supply side countries, they will have to look at India, Bangladesh, Vietnam to a lesser extent. So definitely we are seeing some trend or moving from China to India. Okay, शिवा सर, अगर तीनों देशों को कंपैरिजन करें तो सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे, हमारे यहाँ कि बांग्लादेश में? बांग्लादेश में लोएस्ट कॉस्ट है. लोएस्ट कॉस्ट है, उसके बाद इंडिया और उसके बाद वियतनाम. उसके बाद वियतनाम है. इसलिए हम थोड़ा सा ले पाते हैं, लेकिन एज कम्पेयर नहीं. इंडिया में भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर सर बहुत ज़्यादा होगा. तो आपने जो कैपेक्स प्लान कर रखा है यहाँ से अगले 2-3 सालों के लिए, वो इंटैक्ट है, या जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगले 3-4 क्वार्टर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूएस में भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उस पर कोई रीथिंकिंग या उस पर एक्सपेंसेस और बढ़ेंगे आपके? नहीं, हमने केपेक्स को स्लो डाउन नहीं किया अभी तक. वी आर एज ऑफ नाउ ऑन ट्रैक विद आवर केपेक्स. वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट वी विल समहाउ कैटर टू इट. We will take a call 3 to 6 months from now. लेकिन as of now, I am holding my capex plan as spelled out. Okay, तो सर सिंपली अगर मैं ये कह सकूं कि अगले 1-2 क्वार्टर तक थोड़ा प्रेशर रहेगा कॉस्ट का, इन्फ्लेशन का, और वो हमें सबसाइड होता हुआ शायद सेकेंड हाफ में दिखे, राइट? करेक्ट. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो गोकुल दास एक्सपोर्ट का ये मानना है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, यूएस से भी है, यूरोप से भी है, और कंपटीशन टफ है बांग्लादेश के साथ, लेकिन इसको मिटिगेट करने की जो तरीके हैं वो गोकुल दास ने अपनाया कि कुछ कॉस्ट वो पास ऑन करेंगे कस्टमर को, कुछ वो खुद बेयर करेंगे. इस तरह से बिजनेस आगे बढ़ेगा और अगले 2 क्वार्टर तक कम से कम ये असर महसूस किया जाएगा. उसके बाद शायद स्थिति ठीक हो, अनलेस कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं. चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से लौट के आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. वापस एक बार फिर नज़र डालते हैं बाजार पे. इस वक्त निफ्टी वही उसी रेंज में है, 483 484, और बैंक निफ्टी भी 60-65 पॉइंट पे अटका हुआ है. तो कोशिश तो करेगा ये पलटने की. वीरेंद्र जुड़ चुके. वीरेंद्र, ये क्या एक्सपायरी की वजह से ऐसा हो रहा ऊपर नीचे या कुछ दिक्कत?
नहीं नीरज जी, अगर आप देखें, आप समझ लीजिएगा कि 3 रोज में लगभग 550 अंकों का पुल बैक, एग्जैक्टली 551, यानी 17,004 और आज का 17,555। इतने बड़े मूव के बाद थोड़ा सा वक्त दीजिए आप कॉल राइटर्स को भी, थोड़ा पुट राइटर्स को भी, थोड़ा वो भी कमा लें तो उसके बाद कुछ अच्छा नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक्सपायरी का इम्पैक्ट है। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स जो है ना नीरज जी, जैसे रिलायंस हो गया और कुछ दिग्गज, आज थोड़ा सा एक बड़े मूव के बाद रेस्ट ले रहे हैं। लेकिन चार्टी के लिए मैं अभी भी कहूंगा नीरज जी, जिस स्थिति में हैं हम और अब हम अप्रैल में जा रहे हैं, आई थिंक इस रेंज में थोड़ा अगर आप धैर्य रखेंगे ना तो अप्रैल में अच्छे अंदाज में जाएंगे, यकीन मानिए। धैर्य करें तो अप्रैल में बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिल सकते हैं, ऐसा वीरेंद्र का मानना है। बहुत सारे नंबर्स वीरेंद्र अभी आपके साथ शेयर करेंगे कमाई का अड्डा में, और बहुत सारे स्टॉक्स पे भी बताएंगे आपको कि इस वक्त क्या करना चाहिए एक्सपायरी वाले दिन, और नई सीरीज का स्वागत आप कैसे करें। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद शुरू होता है कमाई का अड्डा।